कहते हैं ना, जब सपनों को पंख देना होता है तो रास्ते में जितनी ही मुश्किलें होती हैं सबको जो है झेलना पड़ता है। ऐसे ही एक कहानी हम बताएंगे सविता कच्छप की, जो कि रांची के मधुकम की रहने वाली है और अब III से वो जो है PhD करेंगी। अब देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से उनका जो बचपन बीता है इसी घर में बीता है और अब 24 साल के एज में वो जो है PhD करेंगी। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष के रास्तों को चुन करके यहाँ तक पहुँची हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये घर है जहाँ वो पढ़ाई करके आज इस मुकाम तक पहुँची हैं। हमारे साथ सविता कच्छप है। सविता, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सभी को फिर से एक बार थैंक यू, क्योंकि आप लोग के बिना जो संघर्ष के साथ साथ आप लोग का जो सपोर्ट रहा, जिसके बदौलत मैं आज तक यहाँ पहुँची। और दर्शकगण को पहले तो सबसे पहले जोहार, और जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ, उनको दिल से आभार कि आप अपने संघर्ष को मेरे थ्रू जानेंगे और अपने जो जीवन में संघर्ष चल रहा है उसके खिलाफ आप भी लड़ेंगी और झारखंड के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए आप कुछ अच्छा करेंगे। सविता, आपने एक बहुत कम एज में, खास करके जो देखा जाए जिस समुदाय से आप आती हैं उसमें बहुत कम लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं, PhD तक पहुंचते हैं, जैसे तैसे पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना, ये कैसे आपने सोचा, कब आपने सोचा कि हमको ऐसा बनना है, ऐसा करना है? देखिए, जीवन में अगर उपलब्धि होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा संघर्ष होता है कि उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी होता है। तो आप समाचार के माध्यम से भी देख रहे हैं, किसी के थ्रू सुन भी हो कि हमारे जो पिताजी रहे वो 2-2.5 साल की उम्र में ही गुजर चुके थे। तो उस टाइम पे हमारा जीविका यापन के लिए कुछ भी नहीं था। और हमेशा कहा जाता है कि अगर किसी महिला का अगर इस तरीके से होता उनके साथ तो उनका सपोर्ट होता है मायके। तो मायके में मेरे फिर मैं यहाँ भी चल रहा था संघर्ष, क्योंकि हमारी मम्मी लोग हैं, 3 बहनें थी और हैं अभी भी। और उस टाइम पे उनके कोई भाई अपने नहीं थे, तो वो लोग बार बार, एक मंजली वाली जो बीच वाली बड़ी मम्मी है उनका शादी हो चुका है, एक कुंवारी हैं जो अभी हमारे साथ रहती है, वो यहीं पे रहते थे। पहले हमारा गेट उधर पे रहता था, तो बार बार ये चीज़ संघर्ष चलता था बड़ी मम्मी के साथ भी मारपीट, क्योंकि वो ज़मीन हथियाना चाहते थे। तो वो मैं बचपन से बार बार देखती थी, क्योंकि उस टाइम तो हमारा कोई सुनने वाला था नहीं, क्योंकि लोगों को ज़मीन चाहिए थी यहाँ पर, बोलने से हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं करता था। तो वो चीज़ मुझे बार बार खलता था कि मैं ऐसा क्या करूँ जो कि लोग उस चीज़ को समझेंगे, मेरी बात को नकारेंगे नहीं। तो वो बार बार मुझे ट्रिगर किया जाता था और लगातार, हालांकि 2 साल पहले तक भी, यहाँ तक कि जान माल तक कि मेरी मम्मी का माथा फोड़ दिया गया था। पुलिस को हम लोगों ने सूचना भी दिया, कोर्ट तक भी, लोअर कोर्ट SDM तक भी बात गई थी, 144 भी लगा था, लेकिन यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था। तो जब आप भी सोचेंगे ना कि आपके पेरेंट्स को कोई मार रहा है, खून बह रहा है, आप लाचार हो, क्या करोगे आप उस टाइम पे? कोई सुनने वाला नहीं, कोई सपोर्ट वाला नहीं। तो मुझे बार बार ट्रिगर करता था कि मैं करूँ क्या ऐसा। तो हमेशा हम लोग को सिखाया जाता है कि तलवार पकड़ो, तो मैंने उस चीज़ को अपनाया नहीं कि अगर बदलाव चाहते हो तो कलम भी एक रास्ता होता है। तो मैंने वो प्रयास किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और जिन्होंने इस सिचुएशन को बनाया उनको दिल के आभार कि अगर वो सिचुएशन नहीं बनाते थे, मैं लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन नहीं बनती और आज इस मुकाम पे नहीं होती। सविता, आपने BTech भी किया है, MTech भी आपने किया, कहाँ से आपकी स्कूली शिक्षा हुई, शुरुआत से हम जानना चाहेंगे। मेरी स्कूली शिक्षा हुई उर्सलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल से, जिसपे जो बार बार सिचुएशन होता है, मैं पढ़ने में उतनी काबिल नहीं थी। हालांकि मैं 5 क्लास तक मैं सब्जेक्ट लिए पास भी नहीं हो पाती थी। मेरी क्लास की टीचर बोलती थी कि इसको सरकारी स्कूल में डाल दीजिए, लड़की पढ़ेगी नहीं। तो वो बात भी खला मुझे कि नहीं, ऐसा कैसे होता है, सब कोई हर मोमेंट में सबके साथ तो ये चीज़ होता नहीं है। तो मैंने एक कोशिश किया, फिर ऐसे स्कूलिंग करते गई। उसके बाद उतना भी 10 तक भी मैं सब्जेक्ट लिए पास होती थी, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं रहे हैं। तो फिर भी मैंने इस चीज़ को सोचा, समझा, एनालाइज किया कि नहीं अब तो कुछ करना है। तो फिर मैंने कोशिश किया और मुझे मिले थे, इंग्लिश में भी मैं बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा मार्क्स जो टारगेटेड था मेरा कि 80+ लाना है तो वो नहीं हो पाया, लेकिन 76.4 मार्क्स मुझे मिले। फिर मैंने एंट्रेंस निकाला JBR पे, उस पर और BIT
में भी मैंने भर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि पैसा का जो तंगी मैंने देखा था, तो मैं सोचती कि इंजीनियरिंग बनेंगे तो बहुत पैसा, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इंजीनियरिंग के बाद भी इतने सारे प्रोसेस होते हैं, इतने सारे क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे मैंने फिर जेबीएम में एडमिशन लिया, एंट्रेंस मेरा क्लियर हुआ, मैंने एक सप्ताह क्लास किया कॉमर्स में, उसके बाद मैं ड्रॉप आउट की, क्योंकि बीटेक का रिजल्ट बाद में आया था डिप्लोमा के लिए। फिर मैंने उधर पे 3 साल डिप्लोमा किया, उसमें मेरा ओवरऑल था 71%। उसके बाद मैंने कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट से किया बीटेक, जिस पे मेरा उस पर था 95% था सेमेस्टर वाइज लास्ट सेमेस्टर का, और ओवरऑल था मेरा 85+ परसेंटेज था। उसके बाद मैंने फिर से बीआईटी में एडमिशन लिया, एमटेक किया, और उस पर मेरा आंदोलन के साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत सारा उस पर देखा होगा मेरा व्यूज़, कि लगातार मैं उस आंदोलन पे जुड़े थे, क्योंकि मेरा था कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा समाज है वो जब आगे बढ़ता है तो अपने समाज को पीछे छोड़ता है, और खुद उस शोहरत जो होता है, शोहरत नाम जो होता है, उसमें गुमनाम की वजह से वो बैकअप देखना नहीं चाहता। तो मेरा वो कोशिश नहीं था, मैं सोचती थी कि मैं जो झेली वो कोई और ना झेले। अगर हमको कुछ करना है, बदलाव करना है, तो मुझे स्टैंड लेना होगा। तो मैं वो आंदोलन में भी लगातार रही, और उस आंदोलन के दौरान बहुत बार मेरे एग्ज़ाम में इतने फीवर हो जाते थे तो भी मैं जाती थी, और लास्ट टाइम तो मैंने 103 फीवर था तो भी मैंने एग्ज़ाम लिखा था। टीचर ने बोला कि आर यू ओके, तो बोला कि यस हो जाएगा ना, तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा। फिर 90+ मार्क्स रहे उसमें सेमेस्टर वाइज, और फिर ओवरऑल मुझे वहाँ पे मिले 80+। जिस तरीके से स्ट्रगल रहा, उसके बाद मेरी मैम थी जी निशा गुप्ता मैम, उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट किया कि तुम ये चीज़ कर सकती हो। तो मुझे बिल्कुल नहीं था कि मैं पीएचडी करूँगी। फिर मैंने मैम का इनकरेजमेंट रहा, तो मैं बोलती कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं। कैसा लग रहा है बेटी इस मुकाम पर पहुंची है? सब ठीक लग रहा है बाबू, खुश हैं। खुश है? हाँ, बहुत झेलते थे पहले, तो इन लोग छोटा छोटा था, खाने के लिए भी नहीं था, कैसे पाले, इसका बाबा गुजर गया, तो बहुत झेले। रेजा काम करने जाते थे तो 3 रुपया 4 रुपया 8 घंटा में मिलता था। तो इन लोग रात में 2 बजे 2:30 बजे पार्टी उटी काम करने जाते थे, तो अगर दरवाज़ा खोल देता था, इन लोग जो सो जाता था, इन लोग छोटा छोटा था, और क्या करे, तो किसी तरह से हम लोग इन लोग को ऊंचा पढ़ाई लिखाई करेगा करके किसी तरह झेल के 2 रोटी सूखा रोटी खिला के इन लोग को पाले। यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी आपने ना करके ये करने का सोचा, मन नहीं था कि हाँ जेपीएससी कंप्लीट करे, जेएसएससी कंप्लीट करे, फिर इसमें आगे बढ़े, ऑफिसर्स बिटिया जो कहते हैं ऑफिसर्स बिटिया बनना, वो नहीं, आपने ये लाइन ऐसा क्यों चुना? क्योंकि देखिए हमारा जो इंजीनियरिंग फील्ड में जो लड़कियों का योगदान रहा है या फिर लड़कों का योगदान हमारे कम्युनिटी बहुत ना के बराबर है। तो मैं हमेशा मेरा था कि मैं बदलाव करूँ, तो बदलाव मैंने हमेशा अपने साइड से किया कि खुद में अगर बदलाव की चाहत रखते हैं तो बदलाव हम अपने साइड से करें, ना कि कुछ को एग्जाम्पल दे करके करें। जब तक क्योंकि हमारे पुरखों में भी देखा गया कि उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो वो चीज़ बदलाव। और आज भी हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो चीज़ नहीं देखा जाता, हमारे आदिवासी लोग बहुत कम है। तो वो क्यों कम है? क्योंकि माइंडसेट हम लोगों ने करके रखा है कि हमारे लोग इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, कमज़ोर आज भी समझते हैं। तो मैंने वो कोशिश की कि नहीं, अब लोग नहीं समझेंगे और अपना सोच को बदलाव करेंगे। और अभी जो भी है तो उसमें अपना अभी तक आंदोलन में ही या फिर उलगुलान में ही उन्होंने योगदान दिया, तो अब इस फील्ड पे भी उनको योगदान देना होगा। तो ये मेरी तरफ से पहल रहा था। संगीता, मैंने देखा है आपको कि कभी आप सरना स्थल बचाने को लेकर के आंदोलन में अपना आवाज़ जो बुलंद करती नज़र आ रही थी, कभी आपको मैंने देखा कि नगरी रिम्स 2 को लेकर के जो विरोध है उसमें आप सम्मिलित हो रही थी। तो बीच बीच में ये मन रहता है कि समाज भी सेवा करना है और अपने आप को भी देखना है। हाँ देखिए, क्योंकि बहुत कोई का मानना होता है कि नहीं, हमें अगर इस फील्ड में बहुत क्या हम अभी तक देखते हैं, जितना मैंने रिजल्टेंट देखा है तो उस पर हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो लोग पढ़ते हैं ना उनको पास बहाना होता है कि हम पढ़ेंगे नहीं तो मैं बैकअप हो जाऊँगा, पैसा बहुत खर्च लग रहा है, क्योंकि प्रेशराइज्ड भी अभी तक यही रहा है। तो मैं सोचती कि क्यों ना ऐसा किया जा सकता है। पढ़ाई तो भाई हमेशा कंटेंसी आपके पास है तो आप कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि आप अगर जेनरली अगर दिल में अच्छाई है और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
तो ये संगीता कच्छप हैं जो कि अब कह सकते हैं कि इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है अपने संघर्ष के बूते, अपने परिवार वालों के सपोर्ट से, अपनी माँ के सपोर्ट से। अब इनका यही कहना है कि आगे चल कर के तमाम ऐसे लोग हैं जिनको प्रेरित करना है पढ़ाई को लेकर के। बता दें कि जिस प्रकार से ये 24 साल के एज में कह सकते हैं जिस समाज से आती हैं, जिस समुदाय से आती हैं, इनके लिए बहुत बड़ा जो है बड़ी बात है। अब ऐसे में संगीता अब IIT से जो है PhD करेंगी और लोगों के भीतर जो है एक जुनून जो पैदा करने का है वो भी काम करेंगी। इनका कहना है कि हमने जो परेशानियां झेली है, हमारी कोशिश रहेगी कि समाज में जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो घर से निकलना नहीं चाहती हैं, जो परेशान होती हैं, उन्हें सपोर्ट करके और उन्हें जो है एक बूस्टअप दे करके आगे बढ़ने का भी हम काम करेंगे। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।